नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों के लिए सुधा गोयल की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है बोई थी कलम गुलाबों की। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। सखी सुनंदा, 5 साल पहले हम दोनों प्रियंका के विवाह में मिले थे। अपने दुख सुख की बातें कहते सुनते दोनों विवाह की समस्त गहमा गहमी से दूर हो गए थे। बचपन की सहेलियां जब मिलती हैं तो बचपन जैसी ही हुलस होने लगती है, लेकिन इस बचपन की हुलस के बीच दाम्पत्य जीवन की एक लंबी अनदेखी भित्ति खड़ी रहती है। बचपन जैसा सभी कुछ सखी के सामने स्पष्ट नहीं होता। बचपन का नाम बड़ा साफ और सरल होता है तथा प्रौढ़ावस्था की देहरी पर खड़ा तन मन जाने क्या क्या छिपाना सीख जाता है। अपने कहे जाने वालों पर उसे विश्वास नहीं रहता, या फिर तन और मन के अनगिनत प्रपंच झेलने के बाद आदमी स्वयं को पहचानना भूल जाता है। महज एक रात में विवाह के 25 सालों का हिसाब किताब देना कहाँ संभव था। मैं भी और शायद तू भी विगत दिनों की मुट्ठी भर खुशियाँ एक दूसरे को दिखाते रहे, एक दूसरे की नज़र में खुश होने का भ्रम पैदा करते रहे। सच ही कह रही हूँ ना। असफलताओं के रेत जैसे पहाड़ में खुशियों के चंद चांदी के कण सहेज पाना क्या इतना आसान है? फिर यदि ये सहेजना न हो तो आदमी जी नहीं सकता। हाँ, मैं हंसी खुशी और सफलताओं की खुशनुमा वादियों में घूमते हुए जाने कब तेरी नज़र मेरे जीवन के बदबूदार कूड़े के बड़े ढेर का एक कोना चुपचाप झांक आई। तेरी पैनी नज़र की मैं हमेशा कायल रही हूँ। बाल की खाल निकालना तुझे खूब आता है। कोई भी बात तू मन में नहीं रख सकती। बड़ी बेरहम है तू। तूने यह नहीं सोचा कि तेरा बेबाक सा ये सवाल मेरे जीवन के कितने वर्ष बेकार करेगा, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देगा। तू शायद कभी उन रास्तों से नहीं गुजरी, तेरे पाँव कभी लहूलुहान नहीं हुए, तेरे होंठ थरथरा कर नहीं रह गए, तभी तो तुझे एहसास नहीं। रश्मि, तेरे वैवाहिक जीवन में असफलताएं क्यों? तेरा यह प्रश्न मैं उस समय बड़ी सफाई से टाल गई थी। मैंने कहा था, सुनंदा, किसी के जीवन में सफलताएं अधिक और असफलताएं कम होती हैं, इसलिए उन्हें केवल सफलताएं याद रहती हैं। किसी के साथ बिल्कुल इसका विपरीत होता है। सफलता की कोई किरण भूले भटके ही आ पाती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह सफलता के लिए प्रयास नहीं करता। चल छोड़, भी नीरस बातें करने से मूड भी नीरस हो जाता है। आज इतने दिनों बाद मिले हैं, आज थोड़ा हंस लें। और तभी भाभी दोनों को उठाकर महिलाओं के उस झुंड में ले गई थीं जहां ढोलक की थाप पर लोक संगीत मुखर हो रहा था। तू तो जोश खरोश से उस संगीत में शामिल हो अपने गले का कमाल दिखाने लगी थी, और मैं उसी पल से तेरे सवाल में उलझ गई थी। ये सवाल तेरा नहीं, मेरा भी है। जिंदगी का हर लम्हा यही व्याख्या करते निकला है। कितना आत्मावलोकन किया है, सही और गलत के झूले पर झूलती रही हूँ, कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने तो चाहा था कि प्रफुल्ल को इतना आराम, इतनी खुशियाँ दूंगी कि वह समझने लगेंगे कि पत्नी के बिना जीवन कितना अपूर्ण है। उनकी चादर के अनुसार ही पैर फैलाऊंगी। वह जब कहेंगे कि रश्मि पाँव सिकोड़ लो, मैं पाँव सिकोड़ लूँगी, बल्कि उन्हें यह कहने का मौका ही नहीं दूँगी। क्यों, यह भी नहीं पूछूंगी, कभी पूछा ही नहीं। सच सुनंदा, मैं प्रफुल्ल से आज तक कुछ भी नहीं पूछ पाई हूँ। क्यों नहीं पूछ पाई, यह प्रफुल्ल क्यों नहीं बता पाए, यह क्यों बहुत सालता है मुझे। मैंने किसी सौंदर्य प्रसाधन की कभी चाह नहीं की। प्रफुल्ल किसी महिला को गहरी लिपस्टिक लगाए देखते तो उसकी हंसी उड़ाते। मैं समझती थी कि प्रफुल्ल को लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता।
वही बात नेल पॉलिश के साथ थी। मुझे लंबे तरासे नाखूनों पर गहरे रंग की नेल पॉलिश बहुत ही अच्छी लगती थी। तुझे तो अच्छी तरह याद होगा, पढ़ते समय मैं केवल नेल कटर ही इस्तेमाल करती थी। अक्सर सहेलियां मेरे हाथों और नाखूनों से ईर्ष्या करती थीं, लेकिन अब मैं भी सोचती चलो अच्छा है, फालतू खर्च करने से फ़ायदा भी क्या, जब इन्हें पसंद नहीं तो लगाना क्या ज़रूरी है। और मैं पत्र पत्रिकाओं में इनसे होने वाले नुकसान को पढ़कर खुश होती कि चलो कोई तो अक्ल का काम किया है। ऐसी एक नहीं बल्कि ढेरों सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मेरे लिए अलभ्य हो गईं। सजने संवरने की चाह वैवाहिक धरातल पर मुट्ठी में बंद बालों से फिसलने लगी। मैं भी चमेली और गुलाब के सेंट का एक तेज झोंका किसी पार्टी में मेरे नासापुटों से टकराता तो मैं उसकी महक में खो जाती। मन को लाख समझाने के बाद भी कभी अड़ियल तुरंग की भांति अड़ ही जाता। आदर्श के कितने ही चाबुक उस पर फटकारती, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता और बातों ही बातों में मैं अपनी रुचि का बखान प्रफुल्ल से कर बैठती। वे इन खुशबुओं की कमियां गिनाने लगते, कहते इत्र लगाने से जुकाम हो जाता है। मैं मान लेती। कई बार कपड़े धोते समय प्रफुल्ल की जेब से हिना की छोटी छोटी शीशियाँ निकलती। मन होता कि पूछूं, क्या आपको जुकाम नहीं होता, लेकिन कभी पूछ नहीं पाई और चुपचाप उनकी अलमारी में ले जाकर रख दी। अन्य समस्याओं की तरह सजने संवरने की चाह जब तब सिर उठाने लगती। जब मन पर काबू नहीं रहता तो प्रफुल्ल के दफ्तर चले जाने पर चुपचाप लिपस्टिक लगाकर देखती। आईने में अपना ही खिलता रूप देखकर मुग्ध हो जाती, लेकिन होठ पोंछ लेती। सोचती कोई देखेगा तो क्या कहेगा, पति के दफ्तर जाने के बाद इतना बनाव श्रृंगार क्यों। वक्त गुजरता गया। विवाह के श्रृंगारदान में पड़े सौंदर्य प्रसाधन मुँह चिढ़ाते रहे और मैं अपनी इच्छाओं को कुचलती रही। प्रफुल्ल की कॉलर फटी शर्ट में से अपने लिए ब्लाउज सिल लेती। शिवा और मालू के कपड़े भी अक्सर प्रफुल्ल के उतरे कपड़ों में से सिल देती। वे छोटे थे, इसी में संतुष्ट थे। बच्चों के लिए कभी ट्यूटर नहीं रखा। कपड़े न कभी धोबी से धुलवाए और न प्रेस ही कराई। घर की सफाई से लेकर बाजार तक का सारा काम स्वयं ही करती। बच्चों की बीमारी, स्कूल की समस्याएं, घर की ज़रूरतों के साथ समस्त सामाजिक जिम्मेदारियां भी हंसते हंसते उठा रखी थी। प्रफुल्ल महीने की तनख्वाह अलमारी में लाकर रख देते। सबको सुबह नाश्ते में दूध देती, मक्खन टोस्ट देती, सब्जी दाल में घी का तड़का लगाती और स्वयं रात की बासी रोटियां या सूखे टोस्ट के साथ एक कप चाय लेकर तृप्त हो जाती। प्रफुल्ल ने कभी नहीं टोका, हमेशा देखकर अनदेखा करते रहे। मन में कभी चाह उमड़ती, प्रफुल्ल एक बार कहें तो सही, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनके नाश्ते, कपड़ों व जूतों की परवाह मैं करती, लेकिन मेरी परवाह, शायद मेरी परवाह की ज़रूरत ही नहीं थी किसी को। उन्होंने अपने उत्तरदायित्व एक झटके से उतार फेंके, पर मैंने उन्हें दम तोड़ने के लिए नीचे नहीं गिरने दिया, बल्कि सहस्र अपने कंधों पर उठा लिया। महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी, बच्चों की ज़रूरतें उससे भी तेज़ी से बढ़ रही थीं, पर प्रफुल्ल के गिने चंद नोटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। न उन्होंने कभी यह बताया कि हर माह कितना वेतन मिलता है, और न मैंने पूछा कि तुम्हें हर साल कितनी इंक्रीमेंट मिलती है। बच्चों ने पिता की उतरन पहननी छोड़ दी, उन्हें नए कपड़े बनने लगे, लेकिन मैं गृहस्थी के साथ चलने की बजाय घिसटने लगी। मेरी साड़ियों की संख्या कम होने लगी। साड़ी 4 बेकार होती तो कहीं एक लेने की जुगत लग पाती, इसलिए अक्सर बदरंग घिसी पिटी जोड़ लगाकर पहनने लगी। समयानुसार लोगों के घर नए नए सामान आने लगे और मैं अभी ओखली व सिलवट्टे के युग में जी रही थी। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना अकेले ही झेलना पड़ता है, इसके लिए प्रफुल्ल के पास 2 आत्मीय शब्दों का हमेशा अभाव रहा। बच्चों से भी वह आदर भाव न मिला, बल्कि मैं सबके लिए एक दकियानूसी, कंजूस और सिरफिरी औरत हो गई, जो वक्त के साथ चलना नहीं जानती। मेरी मेहनत और त्याग का ये पुरस्कार मुझे मिला।
आंखें तो तब खुली जब प्रफुल्ल अपनी सामें और रातें लिपस्टिक रचे होठों और हिना की तेज गंध के बीच गुजारने लगे। उनकी निगाह में मैंने कोई त्याग नहीं किया। मुझे इसी प्रकार जीना अच्छा लगता था। मेरी रुचि में वे रुकावट क्यों बनते? एक दिन सुना ये सब प्रफुल्ल के मुंह से, तब जब मैंने भी उनके साथ एक पार्टी में जाने की जिद की। सुन क्या कहा उन्होंने सुनंदा। नाम तो रश्मि जानर है, लेकिन चेहरे पर अंधेरे की स्याही के अलावा है क्या? न सलीके से पहनना, न रहना, न कोई हेयर स्टाइल, पास में एक ढंग की साड़ी भी नहीं। क्या पहन कर जाओगी? क्यों मेरा मजाक उड़ाने पर उतारू हो? तुम तो चूल्हा फूंकने लायक हो, सो फूंकती रहो। सुनकर मैं जैसे आसमान से गिर पड़ी। कुछ पल मौन रहकर स्वयं को उबारने का प्रयास किया। मेरे अंधेरों के लिए तुम ही तो जिम्मेदार हो। मेरे पास साड़ियाँ नहीं हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम नहीं चाहते थे कि मैं सज धज कर रहूं, इसलिए नहीं रही। मैंने हमेशा तुम्हारे मन के अनुरूप किया और आज मुझी को दोषी ठहरा रहे हो। मेरे मन के अनुरूप? चौंकने का अभिनय किया प्रफुल्ल ने। मैं तो समझता था कि तुम्ही को यह सब पसंद नहीं है। फिर यदि मैं कहूँ कि कुएं में गिर जाओ तो क्या गिर जाओगी? हर आदमी को अपनी सोच के अनुसार जीना चाहिए। मैं तुम पर कभी नहीं थोपा, तुम अपने मन से करती रही, फिर इसका एहसान मुझ पर। तुम ठीक कहते हो। अभी तक मैंने तुम्हें मात्र पति समझा था, आज से गुरु भी हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी सोच के साथ जीऊँगी, कहकर मैं सामने से हट गई। प्रफुल्ल मुझे बड़े अजनबी लगे। मुझे लगा कि इस अजनबी व्यक्ति के साथ चलते चलते उम्र के कितने साल व्यर्थ गंवा दिए। सच सुनंदा, ये सब सुनकर मुझे लगा कि मैं अब तक यथार्थ के साथ नितांत अकेली खड़ी रह गई थी, एकदम निरीह और बेजान सी। अब तक एक अंधी सुरंग में भटकती रही थी और अब प्रफुल्ल ने ये सब कहा तो लगा रोशनी का इतना बड़ा गोला मेरी आंखों के सामने आ गया है, जिसकी कौंध सह नहीं पाऊंगी। अंधी हो जाऊंगी। अब तो आंखें मूंदने का वक्त भी नहीं बचा था। एक अजीब से दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। सुनंदा, इतना सब सुनने के बाद मुझे हार जाना चाहिए था, गिर पड़ना चाहिए था, लेकिन जैसे कोई बच्चा धूल में गिरकर अपने कपड़े झाड़कर उठ खड़ा होता है, वैसे ही मैंने भी किया। अपने होने और जीने के मायने तलाशने लगी। मैंने अब सड़क बनने से इनकार कर दिया। मैं भी अपने लिए एक नई दुनिया खोजने लगी, जहाँ से प्रफुल्ल के दिए नाम के तोहफे उन्हें लौटा सकूं और अपने होने का प्रमाण दे सकूं। पता नहीं पुरुष क्यों समझता है कि औरत बेवकूफ़ है और हमेशा उसके वाक जाल में फंसी रहेगी। मन के कोने में दबी पड़ी आकांक्षाएं सिर उठाने लगीं, सजने संवरने की चाह सिर उठाने लगी। मैंने किट्टी पार्टियों का सहारा लिया, लेकिन प्रफुल्ल न तब प्रफुल्ल थे न अब उनके विचार से मैं उनके हाथों से फिसलती जा रही थी, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में जिन्हें वे अपनाए हुए थे मैं अपनाने लगी। समझ नहीं पाई कि क्लब में रातें गुजारना, शराब पीना, पपलू खेलना यदि उनके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा की बात थी, तो मेरे लिए मात्र सहेलियों से गपशप करना, इकट्ठे खाना खाना मेरा कहाँ से और कैसे बिगड़ना है? मेरे सामाजिक कार्य क्यों गलत हैं? आखिर प्रफुल्ल चाहते क्या हैं? कहाँ गलती की है मैंने तो कभी उनकी प्रतिष्ठा को आँच नहीं पहुँचाई। अपने एकांत का साथी किसी भी पुरुष को नहीं बनाया, जबकि वे जाने कितनी बार कितने होठों का रसास्वादन कर चुके हैं, कितनी बार असभ्य और गंवार कहकर दुत्कार चुके हैं। शायद कुछ लोगों को न तो सहज होकर जीना आता है और न दूसरों को जीने देते हैं। वे स्वयं नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। प्राप्य अप्राप्य के बीच झूलता व्यक्ति स्वयं अपने लिए हास्यास्पद हो जाता है। तुझे ताज्जुब होगा सुनंदा कि अब हमारे बीच संवाद समाप्त हो चुके हैं। दाम्पत्य के चूक जाने जैसी स्थिति है। मैं अभी भी इस मरुस्थली दाम्पत्य में पानी की चंद बूंदें तलाशती भटक रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। कई दिन से बिजली की आंख मिचौली चल रही थी।
रात के 11 बजे तक बिजली आने का इंतज़ार कर रही थी। जेठ माह की गर्मी बड़ी असह्य होती है। मैंने प्रफुल्ल से कहा, मैं ऊपर छत पर सोने जा रही हूँ, यदि चाहो तो तुम भी आ जाओ। शिवा और मालू अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। पता नहीं क्या सोचकर प्रफुल्ल ऊपर आ गए। बिस्तर जमीन में लगाए थे मैंने। प्रफुल्ल चुपचाप आकर लेट गए। पूरी रात मैं आकाश के तारे गिनती रही और प्रफुल्ल मेरी ओर से पीठ किए खर्राटे लेते रहे। कोई सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा, पास होते हुए भी आदमी इतनी दूर पहुंच जाता है। लेकिन क्यों सुनंदा, इतने करीब लेटे हुए भी क्यों एक दूसरे की ओर न बढ़ सके। लगता रहा जैसे रेत के अंधड़ चल रहे हों और मैं उसमें धंसती जा रही हूँ। मैंने तो अपने घर की क्यारी में गुलाब की कलमें लगाई थी सुनंदा, ये कैक्टस कैसे उग गए तू ही समझा। इतने चिंतन मनन के बाद भी तेरा प्रश्न अपना कोई उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा। तुझे ही उत्तर मिल जाए तो लिखना। मुझे इस चक्रव्यूह से निकाल सकेगी तो तेरा उपकार मानूंगी। बस इतना ही। तेरी सखी सुधा गोयल तृप्त हो जाती। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।